Hello students, welcome to the chemistry class. This is your lecture 10 of atomic structure. So what we were discussing in the last class, we were discussing about the stopping potential as well as what photo करंट. ठीक है, तो हमने ये देखा था कि फोटो करंट का वेरिएशन किस तरीके से है, फोटो करंट किस पे डिपेंड करती है. साथ में हमने ये देखा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल का फिर हमने कुछ ग्राफ्स बनाए थे विथ लैम्डा एंड विथ फ्रीक्वेंसी. याद है सबको? ठीक है, अब उसके आगे हम बात करते हैं. यहां पे लिखा हुआ है नोट. अब हम कुछ पॉइंट्स यहां पे नोट करते हैं जो कि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल. आपको याद होगा एक लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती. हमने एक ग्राफ बनाया था जिस ग्राफ में हमने ये दिखाया था कि अगर हम वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इंटेंसिटी के साथ अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती. क्लियर? ये हमने बनाया था. काइनेटिक एनर्जी किसकी? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की. लाइट इंसिडेंट हुई, यहां स्ट्राइक की, इलेक्ट्रॉन निकले, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो ये निकल रहे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी इसके इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती. किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. पढ़ा था हमने. अब उसी में आगे हम देखते हैं कि इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है विथ फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं. अब हम बात कर रहे हैं फोटो करंट की. तो अगर मैं बोलूं ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, अगर मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या होगा? याद करिए स्टेप बाय स्टेप. इंसिडेंट हो रही है लाइट, इस लाइट जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इसकी मैं इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूं. इंटेंसिटी मतलब हमने डिस्कस किया था ब्राइटनेस, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे. सो ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी नंबर ऑफ photons increases. On increasing intensity number of photon increases by which number of photoelectrons also increases. ये हमने पढ़ा था. इंटेंसिटी अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, जो नंबर ऑफ फोटोन है, और जब ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन यहां स्ट्राइक करेंगे तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. सो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस. अब फोटो इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा निकल रहे हैं, अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो जो हमारी फोटो करंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. तो फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो हम यहां पे आगे बोलेंगे सो फोटो करंट depend upon the number of photoelectrons, and that's why photocurrent will also increases. एक एक स्टेप फॉलो करते जाइए. इंटेंसिटी इंक्रीज की है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे जिससे कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे. फोटो करंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स व्हाई फोटो करंट विल आल्सो इंक्रीज. फोटो करंट भी इंक्रीज हो जाएगी. फोटो करंट इंक्रीज हो गई. फोटो करंट क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो थे वो बढ़ गए. लेकिन क्या जो इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, नंबर उनका बढ़ा है, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? अभी भी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है. काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है. तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, फोटो करंट यहां पे क्या हो जा रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, सो फोटो करंट अगर मैं इस पॉइंट के बेस पे यहां पे बोलूं, सो फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू intensity of इंसिडेंट लाइट. इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है फोटो करंट उस पे डिपेंड करेगी. सो फोटो करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. फोटो करंट
बढ़ेगा अगर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट हम बढ़ाते हैं, फोटो करंट कम होगा अगर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट कम करते हैं। इसी में आगे ये सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, लाइक फोटो number of photoelectrons. So number of photoelectrons is directly proportional to intensity of incident light. Similarly, number of photons is directly proportional to intensity of incident light. सो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास, उनका नंबर ऑफ फोटोन, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो फोटो करंट भी बढ़ जाएगी, यानी इंटेंसिटी के सारे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है ये पॉइंट? अभी केवल हम इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इंटेंसिटी हमने चेंज की है, इंक्रीज की है तो फोटो करंट इंक्रीज होगी। इंटेंसिटी हमने अगर डिक्रीज कर दी तो फोटो करंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, या इंटेंसिटी बढ़ा रहे तो फोटो करंट बढ़ रही है। क्लियर ये पॉइंट? अभी हम फोटो करंट की बात कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अब इसको मैं इस पॉइंट को रफ करता हूं। ये यहां तक आपने नोट कर लिया। अब फोटॉन्स इंक्रीजेस बाय विच नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस। अब इसको मैं सेकंड पॉइंट बना रहा हूं। अब सेकंड पॉइंट, यहां पे हमने ये पॉइंट इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे ये तो होगा, लेकिन इसका फोटो करंट पे क्या इफेक्ट होगा वो हमने देखा। अब इसी में हम आगे बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, इंटेंसिटी बढ़ाई, फोटॉन्स बढ़े, फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी यहां पे इंक्रीज हो गए। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल will be independent of intensity because it depend upon the frequency स्लैश करके wavelength of incident light as well as work function of metal। देखिए, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इस बार फिर से हम अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, सेकंड पॉइंट, फोटोन बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी बिकॉज इट डिपेंड ओनली अपॉन द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इट ऑफ इंसिडेंट लाइट एज वेल एज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। देखिए, इक्वेशन हमने पढ़ी थी, याद करिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए V नॉट इज इक्वल टू एच न्यू डिवाइडेड बाई ई माइनस एच न्यू नॉट डिवाइडेड बाई ई। यही था V नॉट एच न्यू बाई ई माइनस W, ये हमारा W ही था, W बाई ई को रिप्रेजेंट कर रहा था, एच न्यू नॉट W। तो इस इक्वेशन में अगर हम आगे देखें तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, एच न्यू बाई ई W। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पढ़ा था हमने, ये वैल्यूज कांस्टेंट है। तो एक्चुअली V नॉट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यू पे एंड W पे। सो V नॉट depend upon the V naught depend upon the frequency and work function। अब फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, इंसिडेंट लाइट की, वही हमने लिखा है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट एज वेल एज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो वर्क फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इस इक्वेशन का अगर आप देखें, इस इक्वेशन से आप समझ सकते हैं एच कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, तो यानी न्यू चेंज करूंगा तो वी नॉट चेंज होगा, डब्ल्यू अगर मैं मेटल चेंज कर देता हूं तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो सकता है। तो वी नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन, यहां से दिख रहा है हमें। उसी तरह दूसरा इक्वेशन यूज करें अगर, एच न्यू बाई ई की जगह एच सी बाई लैम्डा वाला,
तो वहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा पे डिपेंड कर जाएगा. सो इट विल बी डिपेंड अपॉन द लैम्डा. सो वी नॉट फ्रीक्वेंसी बोल दो या लैम्डा, इन दोनों पे डिपेंड करेगा इंसिडेंट लाइट की और वर्क फंक्शन ऑफ मेटल पे. इसका मतलब इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर हो रहा है सबको? ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर मैं बोल रहा हूं सीधे सीधे क्वेश्चन इन पॉइंट्स पे पूछे जाते हैं. ये पॉइंट आपको एग्जैक्टली क्लियर होने चाहिए. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, जबकि फोटो करंट जो है वो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे इंक्रीज होगी और डिक्रीज करने पे डिक्रीज होगी. ये तो हो गया इंटेंसिटी के साथ. अब अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, ये तो हमने इंटेंसिटी के साथ दोनों का रिलेशन देखा. इंटेंसिटी का रिलेशन विद स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी का रिलेशन विद फोटो करंट. नाउ सेकंड अगर हम बात करें, अब ये नोट का सेकंड पॉइंट था, उसी में मैं आगे अगर थर्ड पॉइंट बना दूं यहां पे, दिस इज आवर थर्ड पॉइंट एंड we'll discuss about on increasing frequency, on increasing frequency of incident लाइट. जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, क्या होगा? क्या फोटोन इंक्रीज होंगे? मैं लाइट की जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूं. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने का मतलब ये हमने पढ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूं मतलब एनर्जी. तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज नहीं होंगे, बट क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन इतने ही रहेंगे लेकिन उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी. फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो इज डायरेक्टली न्यू, तो उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी. इस बार नंबर नहीं चेंज होगा. नंबर कब चेंज होगा? जब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे. सो ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, energy of photons increases, by which kinetic energy of photoelectrons also increases. ये पॉइंट तो क्लियर है सबको? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन, तो जो फोटोन आ रहे थे उनकी एनर्जी बढ़ी. जब जो फोटोन आ रहे उनकी एनर्जी बढ़ गई, तो जब वो आएगा इस पे स्ट्राइक करेगा तो यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको भी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, क्योंकि जो फोटोन आ रहा है उसके पास खुद ज्यादा एनर्जी है पहले के कंपैरिजन में. पहले कोई फ्रीक्वेंसी आ रही थी, दूसरी बार हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, तो जो फोटोन आएगा वो ज्यादा एनर्जी के साथ आएगा. जब स्ट्राइक करेगा डायरेक्ट कोलिजन होगा तो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा फोटो इलेक्ट्रॉन को, और जब उस फोटो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा. तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकल रहा है, जो हम यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. अब आते हैं फोटो करंट स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होगा इसका. तो फोटो करंट हमने देखा किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पे. इससे पहले हमने डिस्कस किया फोटो करंट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, सॉरी जो फोटो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं. तो नंबर ऑफ फोटोन जितनी ज्यादा उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो फोटो करंट ज्यादा होगी. लेकिन हम बढ़ा क्या रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी. नंबर नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं. किसकी? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की. तो उस केस में फोटो करंट क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, तो इसे मैं आगे लिखता हूं, photo current will be independent of kinetic energy of photo current will be independent of kinetic energy of photoelectrons ब्रैकेट में, because it depend upon the number of photoelectrons, because it depend upon the number of photoelectrons. So photo current will be independent of kinetic energy and photoelectrons because it depend upon the number of photoelectrons. अब स्टॉपिंग पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास ये आ रहा है कि फोटो करंट जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है. देन स्टॉपिंग पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल हम यहां पे बात करते हैं. सो स्टॉपिंग पोटेंशियल will depend upon the
काइनेटिक एनर्जी of the photoelectron which will be depend upon the energy of incident radiation. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में फोटो इलेक्ट्रॉन की, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है? इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी पे। ठीक है, इक्वेशन अभी मैंने आपको बताई थी, अगर हम वी नॉट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा? एच सी बाई ई माइनस एच न्यू बाई ई, एच न्यू नॉट बाई ई। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है फ्रीक्वेंसी। तो एच हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेगा। देन वी नॉट डिपेंड करेगा किस पे? न्यू एंड डब्ल्यू। तो न्यू क्या है? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी। सो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की चेंज होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की चेंज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। ठीक है, तो फोटो करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों क्या जा रहा है? एक इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है और एक किस पे डिपेंड कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। अब हम इसके ग्राफ देखते हैं, जो कि हमारे पास आएंगे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या फिर इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में। सो एक ग्राफ मैं यहां पे बना रहा हूं एंड देन सेकेंड यहां पे। अब देखिए यहां पे एक मैं इंटेंसिटी के साथ बना रहा हूं, यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं वाई एक्सिस पे मैं फोटो करंट, एंड एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल। कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। ठीक है, फोटो करंट दिखा रहे हैं। कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल आपको याद होगा, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल जो हमारी एनोड थी पॉजिटिव जाएगा तो हम क्या कर रहे थे? फोटो करंट बढ़ा रहे थे, निगेटिव जाएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा। अब उसके रिस्पेक्ट में हमने ये ग्राफ बनाए थे। ये हमने दो ग्राफ बना रखे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये वी नॉट दिखा रहे हैं। ठीक है, फोटो करंट आप देख सकते हैं, ये सैचुरेशन करंट होगी, जहां पे ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम कांस्टेंट हो जाएगा। कितना भी हम यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे कलेक्टर प्लेट का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये इंटेंसिटी मैं बोल रहा हूं I1 और ये इंटेंसिटी मैं बोल रहा हूं I2। क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, क्या बोला जा रहा है? दो लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट इंसिडेंट हुई हमारी, लाइट इंसिडेंट होने के बाद दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग है, I1 I2, और इंसिडेंट होने के बाद उनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो वी नॉट है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे हैं, हम क्या चेंज कर रहे हैं? इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं। तो I1 I2 में क्या रिलेशन आएगा? I1 इज ग्रेटर देन I2 और I2 इज ग्रेटर देन I1। ठीक है, तो क्या बताया जाएगा यहां पे? I2 इज ग्रेटर देन I1। क्यों होगा? क्योंकि फोटो करंट ज्यादा है। तो जो अभी हमने पॉइंट लिखा था, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, और अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए तो फोटो करंट इंक्रीज हो जाएगी। तो फोटो करंट इसके लिए ज्यादा इंक्रीज हुई है, यहां फोटो करंट ज्यादा है मतलब यहां फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले होंगे, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे मतलब ज्यादा फोटोन इंसिडेंट हुए होंगे, और ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन कब इंसिडेंट होंगे? जब इंटेंसिटी इंक्रीज की जाएगी। इसका मतलब I2 विल बी ग्रेटर देन I1। ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के केस में क्या है? सेम है। अब हम यहां सेकंड ग्राफ बनाते हैं, सेम कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल यहां पे एक्स एक्सिस पे, एंड वाई एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फोटो करंट। देखिए इस बार हम यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उसका वेरिएशन है, इस बार इंटेंसिटी सेम रखते हैं। इस बार हमने इंटेंसिटी चेंज कराई थी, फ्रीक्वेंसी सेम रखी थी। इस बार हम इंटेंसिटी को सेम रखते हुए फ्रीक्वेंसी चेंज करा रहे हैं।
ठीक है, ये सैचुरेशन करंट है, इसको मैं बोल रहा हूं न्यू1, दिस इज न्यू2। इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने दिखा दिया V01 एंड इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल दिखा दिया V02। ठीक है, ये V01 V02 ये न्यू1 न्यू2 है, और जो सैचुरेशन करंट है वो सेम आ रही है। अब देखिए करंट जो हमारी है मैक्सिमम सैचुरेशन करंट सेम है, करंट किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी सेम है मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेम है। तो अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेम है इसका मतलब इंटेंसिटी हमने सेम रखी है। दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग दिखा रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन निकले उनको स्टॉप करना हमें, ताकि कोई भी फोटो करंट का फ्लो ना हो। तो अगर डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल्स आ रहे हैं इसका मतलब डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। अगर डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है तो उस केस में फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग आएगी। तो जिसमें ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल है, जिस रिस्पेक्ट में ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ रहा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहे थे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या रही होगी, इंसिडेंट लाइट की ज्यादा रही होगी। तो अगर इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1। क्लियर सबको? देख लीजिए एक बार ग्राफ। सो ये हमारे पास I2 I1 का रिलेशन आ गया। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो एक बार देख लीजिए, यहां पे मैं एक पॉइंट और लिख सकता हूं, मैं यहां पे क्या कांस्टेंट रख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, और किसके लिए, फॉर इंसिडेंट लाइट ऑब्वियसली। एंड यहां पे हम बात कर रहे हैं तो क्या कांस्टेंट होगा, इंटेंसिटी। इस पे सीधा सीधा ग्राफ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे करने को, एक बार ध्यान से देख लीजिए, जो अभी लिखवाया है वो पढ़ लीजिए ताकि आपको ग्राफ के क्वेश्चन करते टाइम गलत ना हो। इसके बाद मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, सब लोग वो देखेंगे तो नोट कर लीजिए, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, एक ग्राफ दे रखा है एबीसी के रिस्पेक्ट में, फोटो करंट वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल दिखाया गया है एबीसी के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन है 3 डिफरेंट लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू ए, न्यू बी एंड न्यू सी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज आई ए, आई बी एंड आई सी। आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है इस गिवन दिए, ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए जो अभी हमने पढ़ा था। कर लिया सबने? चलिए अब आगे देखिए, ए बी का कंपैरिजन करते हैं पहले। ए बी के कंपैरिजन में जो फोटो करंट है वो क्या है, बी की फोटो करंट ज्यादा है, ए की फोटो करंट कम है, बट दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो क्या सेम होगा, काइनेटिक एनर्जी सेम होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम है इसका मतलब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो ए बी में जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो ए बी के कंपैरिजन में मुझे क्या मिलेगा, न्यू ए इज इक्वल टू न्यू बी। क्लियर हो रहा है सबको? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। अब आई ए आई बी की अगर मैं बात करें तो आई ए और आई बी के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे यहां फोटो करंट कम है, यहां फोटो करंट ज्यादा है। फोटो करंट किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इंटेंसिटी यहां पे किसकी ज्यादा होगी, बी की, क्योंकि यहां फोटो करंट ज्यादा है। तो आई बी विल बी ग्रेटर देन आई ए, ये हम बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? इस केस में पहले आई बी का कंपैरिजन कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, इसका फोटो करंट ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? रफ करता हूं मैं यहां पे। देन सेकंड बी एंड सी का कंपैरिजन अगर करें, बी एंड सी में फोटो करंट सेम है इस बार, तो अगर फोटो करंट सेम है तो इस बार इंटेंसिटी सेम हो जाएगी। सो फॉर बी एंड सी इंटेंसिटी सेम हो गई, मतलब आई बी इज इक्वल टू आई सी। एंड फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें बी एंड सी में, किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, सी के लिए हमें ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है। यानी सी के केस में जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी इंसिडेंट लाइट की ज्यादा होगी।
सो बी एंड सी के केस में आई बी एंड आई सी हमारे पास क्या आ गया, सेम आ गया, सबको क्लियर हो गया, क्योंकि इंटेंसिटी सेम रहेगी, क्योंकि फोटो करंट हमारे पास क्या है, सेम है। अब बात करें फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके लिए ज्यादा है, सी के लिए ज्यादा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और बी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, कम है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे लिए सी के लिए बड़ी आ जाएगी एज कंपेयर टू बी। सी की बड़ी आ रही फ्रीक्वेंसी मतलब सी के रिस्पेक्ट में फोटॉन्स जो आएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो उस पर ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा ताकि फोटो करंट को रोका जा सके। तो उस केस में हमारे पास सी के लिए जो है वो क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, एंड बी के लिए हमारे पास क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, क्योंकि बी के केस में हमें पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है, एंड सी के केस में हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। क्लियर सबको? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करिए सब लोग। क्या ग्राफ बनेगा लैम्डा एंड 1/λ का, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस लैम्डा एंड 1/λ, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस लैम्डा एंड 1/λ के रिस्पेक्ट में हमें ग्राफ बताना है कौन सा होगा, ठीक है। मोर देन वन आंसर करेक्ट हो सकते हैं। पॉज करिए वीडियो एंड आंसर बताइए कौन कौन सा होगा। इक्वेशन सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में लैम्डा के साथ। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का लैम्डा के साथ हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी, एच सी बाई लैम्डा ई माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट ई, करेक्ट। यहाँ पे एच सी हमारा कांस्टेंट है तो किस पे डिपेंड करेगा, लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, कौन, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसका लैम्डा एंड 1/λ के साथ ग्राफ देखना है, तो हमने पढ़ा था वी नॉट, ये 1/λ के साथ अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये हो जाएगा एच सी बाई ई इंटू 1/λ, और इधर आ जाएगा माइनस डब्ल्यू अपॉन लैम्डा नॉट, डब्ल्यू हो जाएगा एस सी बाई ई। तो 1/λ के साथ हमारा जो ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 1/λ के साथ। अब स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये दो इक्वेशन दे रखे हैं, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, निगेटिव इंटरसेप्ट आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करेंगे इसको तो हमारा सी क्या जा रहा है, निगेटिव इंटरसेप्ट, और ये हम 1/λ हमारा एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये स्लोप हो जाएगा एच सी बाई ई और इंटरसेप्ट आ जाएगा निगेटिव, यानी 1/λ के साथ कौन सा ग्राफ बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, 1/λ के साथ। और ये 1/λ के साथ पॉजिटिव है, इधर 1/λ कर लो, ये हो गया थर्ड वन। लैम्डा के साथ भी पूछा है, लैम्डा के साथ भी आप दो ग्राफ बना लीजिए, ये वाला लैम्डा के साथ होगा, लैम्डा के साथ आपको दो ग्राफ मिलेंगे। अब 1/λ के साथ जा रहा है ये, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बनेगा, खैर वो अभी पढ़ा नहीं आपने, बट मैं बता दे रहा हूं, इतना तो आपको क्लियर लग रहा है कि लैम्डा अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो वी नॉट पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन तो दिख रहा होगा, यानी वी नॉट बढ़ाने पे लैम्डा क्या होगा, कम होगा। अब इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो वी नॉट, लैम्डा अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो वी नॉट क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे लैम्डा बढ़ा रहा हूं तो वी नॉट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक्स एक्सिस पे अगर मैं लैम्डा इंक्रीज करूंगा तो वी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन होता है, वो आप मैथ्स में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो लैम्डा एंड 1/λ का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ जो ऑप्शन आएंगे ये दो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होंगे। क्लियर सबको? नोट करिए जल्दी। So now we have a third question. Light of wavelength 5000 angstrom falls on a metal surface of work function 1.9 electron volt. Find the energy of photon and kinetic energy of photoelectrons. ठीक है, एक मेटल सरफेस है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से। मेटल सरफेस है जिसपे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, और उस इंसिडेंट लाइट का जो लैम्डा दे रखा है वो दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, और उसका जो वर्क फंक्शन है W, तो ये अगर मेरे पास मेटल है, इसका जो W है, W आपके पास है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन में पूछ रहा है द एनर्जी ऑफ फोटोन, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इसमें जो फोटोन है उसकी एनर्जी क्या होगी, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया W। अब यहां पे लाइट इंसिडेंट हुई, ये हो गया यहां तक का W, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा है। क्लियर हो रहा है सबको?
ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, अदरवाइज बाद में आप लोग ये क्वेश्चन गलत करते हैं, आपको ये नहीं समझ में आता है लैम्डा इंसिडेंट लाइट का दिया हुआ है या फिर जो काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। लाइट इंसिडेंट हो रही है मेटल सरफेस पे 5000 एंगस्ट्रॉम की, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा है, तो फोटोन तो यही होंगे, इसका मतलब इसी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी पूछा है। देन इसका वर्क फंक्शन, जो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक जाएगा उसका W दिया है 1.9। देन पूछा है इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर सबको? सो वीडियो पॉज करिए एंड क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए आगे करते हैं इसको। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, E काइनेटिक एनर्जी जो कि हम फोटो इलेक्ट्रॉन की दिखाते हैं इज इक्वल टू E माइनस डब्ल्यू। ई हम दिखा रहे हैं एच न्यू माइनस डब्ल्यू एच न्यू नॉट। अगर लैम्डा के रिस्पेक्ट में है तो लैम्डा के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। ये लैम्डा के क्यों, क्योंकि हमको लैम्डा के रिस्पेक्ट में दे रखा है। चलिए अब आगे हमें ई, सबसे पहले हम फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, यानी हमको ई कैलकुलेट करना है, यही होती है इंसिडेंट लाइट की एनर्जी। तो ई इज इक्वल टू हम रखेंगे एच न्यू या फिर ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ये वैल्यू हम आगे पुट करेंगे, एच 6.626 10 टू द पावर माइनस 34 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा आपको दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अब एक ऑप्शन आपके पास ये है कि ये इस चीज को कैलकुलेट करें और यहां से जो एनर्जी हम निकालेंगे वो किस में आ जाएगी, जूल में। क्लियर है सबको? एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, एच की वैल्यू रखेंगे, सी की वैल्यू रखेंगे, लैम्डा रखेंगे, एनर्जी किस में आ जाएगी, जूल में। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि वर्क फंक्शन को हम जनरली किस में रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब वर्क फंक्शन पढ़ाया था तो बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पे कैलकुलेशन करने के लिए आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू रख सकते हैं। तो याद करिए हमने एक W की वैल्यू निकाली थी जहां पे हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू निकाली थी 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा हम रखते थे इन नैनोमीटर। तो हमने पढ़ा था वहां पे हमने ये कैलकुलेट किया था W के लिए, बट वो किसी भी एनर्जी के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर हम लैम्डा सीधा सीधा किस में रखेंगे, नैनोमीटर में, तो ये वैल्यू करना हमारे लिए इजी होगा क्योंकि यहां पे हमारी कैलकुलेशन बहुत ही छोटी होगी, ये कैलकुलेशन लेंदी होगी। और वैसे भी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने का फायदा मिलेगा क्योंकि वर्क फंक्शन आपको किस में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ई हम यहां से कैलकुलेट करेंगे इंसिडेंट लाइट की, तो 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो नैनोमीटर में कितना आ जाएगा, 500 नैनोमीटर। ई कैलकुलेट करेंगे 124 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, 248 28, और साथ में 50 था ये 2.8, सो 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी किसकी आई है, ये एनर्जी आई है फोटोन की, ये आई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो जूल में आएगा, और उसको वापस से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, जूल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन लगा के, जो हमने पढ़ा था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो वो वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो फिर हमारा ये जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जूल में आप कन्वर्ट करेंगे तो यही वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी। तो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही सीधा निकाल ली एनर्जी, ई की वैल्यू। इंसिडेंट लाइट, द एनर्जी ऑफ फोटोन, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है ई, जो हम इस इक्वेशन में यूज करते हैं। तो ये सीधा सीधा लैम्डा इंसिडेंट लाइट का दिया हुआ था 5000 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में रखा, ये आ गया 2.8। अब आगे कैलकुलेट करते हैं सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट का आंसर हो गया, ये सबको क्लियर है, ये ए का आंसर हो गया। सेकेंड हम यहां से निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस डब्ल्यू। आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ई मैंने कैलकुलेट किया कितना, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कितना, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2.8 माइनस 1.9, 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है सबको? ये हो जाएगा हमारा क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको आप जूल में कन्वर्ट करना चाहे तो वापस से जूल में मल्टीप्लाई करके जो हमने कन्वर्जन पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी हमारी किस में आ जाएगी, जूल में आ जाएगी। क्लियर? नोट कर लीजिए सब लोग। कैलकुलेशन देखिए, यहां पे हमारे पास ये 124 बाई
2.5, ये आ जाएगा 2.8 नहीं 2.48। अगर हम डिवाइड करेंगे ये जाएगा 2 टाइम्स 2 4 24, देन 4 आएगा, देन 0 जाएगा, देन 2.48 आएगा। तो नॉट ओनली 2.8, 2.48। देन ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 2.48 माइनस 1.9, 1.90। अब इसको अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारे बी का आंसर हो गया और ये हमारे ए का आंसर हो गया। नोट करिए जल्दी। Okay, then next question, question number 4. A photon of 300 nanometer is absorbed by gas, which then re-emit 2 photons. One re-emitted photon has a wavelength of 400 nanometer. Calculate the energy of the other photon re-emitted out. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए क्या करना है इसमें। ठीक है, एक गैस है, गैस फोटोन ऑफ 300 नैनोमीटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय गैस। अगर मैं बोल दूं कि मान लीजिए ये मेरे पास गैस है, ये गैस एक लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, तो ये लाइट मैं इंसिडेंट होती हुई दिखा रहा हूं। इंसिडेंट लाइट हम ये दिखा रहे हैं, ये लाइट इंसिडेंट हुई, इसका बोल रहा है 300 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर रही है। इसके अंदर मान लो गैस भरी हुई है, ठीक है, ये गैस एब्जॉर्ब कर रही है 300 नैनोमीटर को, विच देन री इमिट 2 फोटोन। उसके बाद ये 2 फोटोन खुद निकालती है। री इमिट, पहले एब्जॉर्ब किया देन इमिट कर रहा है। डायरेक्शन देखिए मैं दिखा रहा हूं, ये एब्जॉर्ब करने की कि फोटोन आए, इसको एब्जॉर्ब किया देन इमिट कर रहा है। वन री इमिटेड फोटोन हैज अ वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर। एक री इमिटेड फोटोन की वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द अदर फोटोन री इमिटेड। तो जो दूसरा फोटोन है उसका क्या कैलकुलेट करना है, हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है, ई। समझ में आया? तो हम यहां पे ये दिखा रहे हैं कि अगर ये मेरे पास मैं बोल दूं कि ये जो हमने यहां पे दिखाया है 300 नैनोमीटर 400 नैनोमीटर, ये हम दिखा रहे हैं इमिट हो रहा है, एक ई एक 400, और यहां पे एब्जॉर्ब कर रहा है 300 नैनोमीटर की ओवरऑल फोटोन जो आ रहे हैं इसके पास। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएंगे आगे सॉल्व करते टाइम, यानी जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है 300 नैनोमीटर का जो फोटोन इंसिडेंट होता है, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसी रिस्पेक्ट में उतनी एनर्जी यहां पे इमिट करेगा। लेकिन इस बार इमिशन जो कर रहा है वो 2 डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज में कर रहा है, दोनों की एनर्जीज अलग अलग है। इसका 400 नैनोमीटर वेवलेंथ दिया है, इसका वेवलेंथ हमें नहीं पता, लेकिन इसकी एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। और जो गिर रहा है यहां पे, जो वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो कितना है, 300 नैनोमीटर। तो अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय गैस इज इक्वल टू एनर्जी इमिटेड बाय गैस, यही होगा। टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब जो कर रही है गैस, वो एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, एनर्जी इमिटेड बाय गैस। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब जो कर रहा है 300 नैनोमीटर, तो इसकी एनर्जी को मैं दिखा रहा हूं E इज इक्वल टू, 2 एनर्जी इमिट कर रहा है, 2 डिफरेंट वेवलेंथ की, 2 डिफरेंट वेवलेंथ की कर रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2। इस E की जगह मैं रख रहा हूं hc बाई लैम्डा, इस E1 की जगह रख रहा हूं मैं hc बाई लैम्डा 1 प्लस E2, मैं E2 ही रख रहा हूं क्योंकि मुझे क्या E2 कैलकुलेट करना है, सीधा सीधा एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अदर फोटोन। तो अब इस केस में मैं क्या करूंगा, hc बाई लैम्डा, या तो मैं लैम्डा कैलकुलेट कर लूं hc वहां से हटा के, अगर मैं लैम्डा कैलकुलेट करूं तो ये hc बाई लैम्डा 2। चलिए hc यहां पे रख रहे हैं 1 बाई लैम्डा, यहां से hc हमने कॉमन कर लिया तो बच जाएगा 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2। hc कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2। देन आगे प्रोसीड करेंगे हम।
1 बाई लैम्डा, लैम्डा हमारे पास कितना दे रखा था, कितनी लाइट इंसिडेंट हो रही थी, 400 नैनोमीटर। सो 1/300 ये लैम्डा रखा हमने, लैम्डा 1 की वैल्यू हमारे पास है 400 नैनोमीटर, ये 300 नैनोमीटर। लैम्डा 2 अगर कैलकुलेट करेंगे ये भी नैनोमीटर में आएगा, तो 1 बाई लैम्डा 2 1/300 माइनस 1/400, सो 1 बाई लैम्डा 2 ये हो जाएगा 400 माइनस 300 100 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 400, ये तो सबको ही आता होगा करना। देन यहां से लैम्डा 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, इधर जाएगा 300, दिस इज 4, तो ये आ जाएगा कितना 1200। सो लैम्डा हमारे पास आ गया 1200 नैनोमीटर, ये लैम्डा 2 आ गया। यानी जो दूसरा एब्जॉर्ब नहीं, इमिट कर रहा था, तो टोटल जो एब्जॉर्ब कर रहा था उसकी वेवलेंथ दे रखी थी 300 नैनोमीटर, और जो इमिट कर रहा था, इमिट में 2 फोटोन इमिट कर रहा था, एक फोटोन की जो वेवलेंथ थी वो थी 400 नैनोमीटर, दूसरे की हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी थी जो कि हमारे पास कितनी आ गई 1200 नैनोमीटर। अब ये 1200 नैनोमीटर आ गई, लेकिन हमें दूसरे फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा लगा देंगे, E इज इक्वल टू hc हम रख देंगे 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। ये मैं फिर बता रहा हूं आपको बार बार, क्वेश्चन करते टाइम इसका यूज करेंगे आप तो कैलकुलेशन इजी होगी। अगर hc की वैल्यूज रख के कर रहे हैं तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। सो सीधा यहां पे आगे E कितना आ जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर, सीधा सीधा लैम्डा नैनोमीटर में आया हमारे पास 1200, तो यहां से हमारे पास ये जो एनर्जी आ जाएगी वो किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर? तो एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट हमने यहां पे लगाया कि जितनी एनर्जी वो अब्सॉर्ब कर रहा है उतनी एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। इसको आगे हम सॉल्व करके एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा नहीं है यहाँ पे बोर्ड पे। ठीक है, क्वेश्चन समझा रहा हूं, उसको समझिए। मेटल है, ये मेटल जो है, पहली बात तो मेटल सेम है, जिस मेटल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। अगर मैंने मेटल सेम रखा है तो मेटल सेम रखा है तो वर्क फंक्शन सेम होगा। अगर W सेम है दोनों के केस में, क्योंकि हमने पढ़ा था वर्क फंक्शन क्या होती है, मेटल की प्रॉपर्टी। तो ये मेटल सेम है, एक बार इस मेटल पे मैं एक लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी है 4 × 10⁻16। ऑब्वियसली यूनिट यहां नहीं लिखी है लेकिन यूनिट तो आएगी फ्रीक्वेंसी की। दूसरे केस में जो लाइट इंसिडेंट की जा रही है वो है 2 × 10⁻16 हर्ट्ज आ जाएगा। साथ में जब ये लाइट इंसिडेंट हुई तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, उसकी काइनेटिक एनर्जी है 1 के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब यहां पे लाइट इंसिडेंट हुई, फोटोन स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन जो निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी है 2। क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी सेकंड एंड 1 के बीच में रिलेशन दे रखा है ये, कि जो फर्स्ट की काइनेटिक एनर्जी है वो सेकंड का 3 टाइम्स है। यानी यहां पे जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स है एज कंपेयर टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड फोटो इलेक्ट्रॉन। आपको क्वेश्चन में पूछा है न्यू नॉट क्या होगा। न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या आएगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैं फिर बोल रहा हूं, हमने पढ़ा था W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो आपको न्यू नॉट कैलकुलेट करना है। W दोनों केसेस में सेम रहेगा, वर्क फंक्शन, क्योंकि हम मेटल वही रख रहे हैं, मेटल चेंज नहीं कर रहे हैं। तो उसी मेटल सरफेस पे एक बार ये लाइट इंसिडेंट की है तो काइनेटिक एनर्जी 1 का फोटो इलेक्ट्रॉन निकला। दूसरी बार इस फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट किया गया है तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड का फोटो इलेक्ट्रॉन निकला। ये रिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी सेकंड इज 3 टाइम्स इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी 1। ठीक है, कैलकुलेट करिए सब लोग, कितना आएगा न्यू नॉट, आंसर बताइए जल्दी से। ठीक है, कर लिया सबने। चलिए आगे हम देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी 1 फॉर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हो रही है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं लिखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू लिखा जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच कॉमन, न्यू की वैल्यू आपके पास कितनी दी है 4 × 10⁻16। तो अभी के लिए अगर मैं इसको न्यू 1 लिख दे रहा हूं ताकि न्यू 1 की वैल्यू मैं लिख दूंगा, फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं तो न्यू 1 की वैल्यू लास्ट में मैं रख दूंगा। एक बात और फिर मैं बता रहा हूं,
कैलकुलेशन करते टाइम हमेशा जो भी आपका न्यू या लैम्डा जो भी है वो एकदम स्टार्टिंग में मत रखा करिए। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक शॉर्ट फॉर्म में लेके जाइए, और जब ये लास्ट में एक शॉर्ट फॉर्म में बन जाएगा देन न्यू या लैम्डा की वैल्यू रखिए, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अभी आप स्टार्टिंग से न्यू की वैल्यू रख देंगे और काइनेटिक एनर्जी वैल्यू रखेंगे, लैम्डा रख देंगे, और फिर पूरी कैलकुलेशन लेंदी होती चली जाती है। ठीक है, तो पहले इसका शॉर्ट फॉर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं। न्यू नॉट हमने यहां पे रख दिया, काइनेटिक एनर्जी ये हमारे पास है 1, ये हमारे पास फर्स्ट के लिए इक्वेशन हो जाएगा, इसको इक्वेशन हमने दे दिया फर्स्ट। देन हम जाते हैं फॉर सेकेंड फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट हो रही है मेटल पे। सेकेंड फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी सेकेंड इज इक्वल टू अगेन एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और इस बार एच न्यू टू हो जाएगा माइनस एच न्यू नॉट। न्यू नॉट तो कॉमन रहेगा क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कॉमन रहेगी क्योंकि W सेम है, और वही हमको कैलकुलेट करना है। यहां पे ये न्यू वन है पहली फ्रीक्वेंसी, और यहां पे ये न्यू टू दे रखा है सेकेंड फ्रीक्वेंसी, वो वैल्यूज हम यहां पे रख रहे हैं। एच कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, न्यू टू माइनस न्यू नॉट। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी सेकेंड। इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन देखें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो रिलेशन क्वेश्चन में दिया था वो दिया होता काइनेटिक एनर्जी जो फर्स्ट की है वो सेकेंड का 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू काइनेटिक एनर्जी सेकेंड की वैल्यू उठा के यहां से रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो आ जाएगा एच न्यू टू माइनस न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट हम रखते हैं तो क्या आ जाएगा, एच न्यू वन माइनस न्यू नॉट। ठीक है, एच से एच कैंसिल आउट, 3 न्यू टू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू वन माइनस न्यू नॉट। क्लियर, यह आ जाएगा 3 न्यू टू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू वन माइनस न्यू नॉट। आगे सॉल्व कर लेंगे इसको, 3 न्यू टू ये इधर आ जाएगा न्यू वन, और 3 न्यू नॉट इधर लेके जाते हैं तो 3 न्यू नॉट न्यू टू माइनस न्यू वन इज इक्वल टू 3 न्यू नॉट इधर आके हो जाएगा, बन जाएगा 3 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट, ये आ जाएगा 2 न्यू नॉट। न्यू नॉट हमको कैलकुलेट करना था तो आ गया 3 न्यू टू माइनस न्यू वन डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास सीधा सीधा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में न्यू टू न्यू वन की वैल्यूज नहीं रखी, हमने काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन दिया था उस काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन का यूज किया जिससे हमने न्यू नॉट कैलकुलेट किया। अब आप न्यू टू की जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है, न्यू वन की जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका न्यू नॉट निकल आएगा। और सेम यूनिट भी वही आ जाएगी, न्यू टू जो हमने हर्ट्स में या पर सेकंड के रिस्पेक्ट में दिखाया, न्यू वन भी हमने हर्ट्स या पर सेकंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया था, वही हमारा न्यू टू यहाँ पे निकल के आ जाएगा। क्लियर है सबको, क्वेश्चन सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जिसका आंसर यहाँ पे आया था सबने किया नहीं होगा, वैसे जिसने भी किया था आंसर यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगेन मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको समझा दे रहा हूं क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए ये बोल रहा है क्वेश्चन में एक डाई है, कोई भी डाई हो सकती है, वो डाई जो है एक लैम्डा को, डायरेक्शन फिर से देख लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन जो मैं दिखा रहा हूं, ये इंसिडेंट लाइट है, ये इमिट हो रही है। इंसिडेंट लाइट का जो लैम्डा है वो कितना है, 4530 एंगस्ट्रॉम, और जो लाइट ये इमिट कर रही है, एक डाई उसने कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किया उसके बाद इमिट कर रही है, एज अ फ्लोरोसेंस भी इमिट कर सकती है वो। ठीक है, तो इमिट जो कर रही है उसका लैम्डा है 5080 एंगस्ट्रॉम। इस लैम्डा को उसने एब्जॉर्ब किया डाई ने, एंड इस लैम्डा को इमिट कर रही है। क्वेश्चन में बोल रहा है आगे 47% ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज री इमिटेड आउट, यानी डाई जो है, जो एनर्जी वो टोटल एब्जॉर्ब कर रही है उसका केवल 40% एनर्जी जो है वो क्या कर रही है, रिमिट कर रही है। ठीक है, तो उसको वो बाहर निकाल ली कितना, 47%। मतलब हम यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन टोटल के रिस्पेक्ट में नहीं लगा सकते, जितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया उसका 47% इमिट कर रही है। क्वेश्चन में आगे पूछा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ क्वांटा इमिटेड आउट टू द नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब, तो कितने नंबर ऑफ क्वांटा
वो एब्जॉर्ब कर रहा है और कितने नंबर ऑफ क्वांटा वो इमिट कर रहा है, उन दोनों का रेशियो क्या आएगा। समझ में आ गया सबको क्वेश्चन। एक एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, इमिट कर रहा है, एनर्जी जो इमिट कर रही है डाई वो केवल 47% है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ऑफ क्वांटा जो इमिट हो रहे हैं टू द नंबर ऑफ क्वांटा जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उन दोनों का रेशियो क्या आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए सब लोग, उसके आगे फिर यहां पे आंसर मैच करिए। सो हम पहले कैलकुलेट करते हैं जो एनर्जी वो यहां पे एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय डाई। एक फोटोन के रिस्पेक्ट में एनर्जी हम क्या लिखते हैं, hc बाई लैम्डा। अगर वो n नंबर ऑफ फोटोन या n नंबर ऑफ क्वांटा क्या कर रहा हो, एब्जॉर्ब कर रहा हो, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, nhc बाई लैम्डा। और यही हमको पूछा है कि एब्जॉर्ब के केस में कितनी एनर्जी, कितने नंबर ऑफ क्वांटा वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पहला मैंने उसको n ले लिया, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं n1 के साथ। ये हम बात करें एब्जॉर्ब के रिस्पेक्ट में, तो n1 hc बाई लैम्डा, तो एनर्जी हो जाएगी n1 hc बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है 4530। सो हमारे पास आ जाएगा ये 4530 एंगस्ट्रॉम में। मैंने सीधा एंगस्ट्रॉम में वैल्यू रख दी है, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा। अगर एग्जैक्टली कैलकुलेशन होगी तो h की वैल्यू रखेंगे, c की वैल्यू रखेंगे और मीटर में कन्वर्ट करके e को कैलकुलेट किया जाएगा। अभी के लिए बस मैंने रखा है, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं अभी मैं आगे। देन सेकेंड, एनर्जी इमिटेड बाय डाई। जो एनर्जी वो इमिट कर रहा है उसको मैं दिखा देता हूं E2 से, मान लीजिए दिस इज E1, देन E2 कैलकुलेट कर रहे हैं अगेन hc बाई लैम्डा। अब जो इमिट कर रहा है वो हमारे पास n2 hc बाई लैम्डा हमने ले लिया। ये भी हमारा लैम्डा 2 दिखा दिया। अगर ये हमारा लैम्डा 1 था जो कि हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर मैं इसको लैम्डा 1 बोल दूं तो हमारे पास लैम्डा 2 हो गया जो कि वो इमिट कर रहा है। तो लैम्डा 2 E2 इज इक्वल टू n2 साथ में hc बाई लैम्डा 2। लैम्डा 2 हमारे पास कितना है 5080। ये भी एंगस्ट्रॉम में, मीटर में रखेंगे 10 की पावर -10, यहां भी 10 की पावर -10। बट अभी भी मैं इसको जूल में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, समझ आ रहा है। कैलकुलेशन अगर आगे कर रहे हैं तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आगे क्वेश्चन में ये E1 E2 है। E1 क्या है, जो एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, E2 क्या है, जो एनर्जी वो इमिट कर रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है 47% ऑफ द एब्सॉर्ब एनर्जी इज री इमिटेड आउट, यानी कि टोटल एनर्जी जो एब्सॉर्ब कर रहा है उसका केवल 47% वो क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो रिलेशन क्या आएगा E1 E2 में। अगर मैं इधर लिखूं E1, दिस इज E2, तो E1 का जो एनर्जी है वो एब्सॉर्ब है और उसका 47% E2 के इक्वल हो जाएगा। बस यही लाइन है जहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो एनर्जी जो एब्सॉर्ब किया उसका 47% जो एनर्जी है वो इमिट कर रहा है। तो E1 की वैल्यू उठा के रख देंगे n1 hc बाई लैम्डा 1 जो कि हमने रखी रखा है 4530, एंड E2 की जगह n2 hc बाई लैम्डा 2 हमारे पास कितना है 5080। अब मैंने इसको, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं मीटर में रखेंगे। मैंने यहां एंगस्ट्रॉम रखा था, अगर मैं मीटर में कन्वर्ट भी करता है इसको 10 की पावर -10, इधर 10 की पावर -10, तो अगेन दोनों का 10 की पावर -10 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां से hc गया तो हमारे पास n1 बाई n2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4530 डिवाइड बाई 5080। ये n1 बाई n2 का रेशियो आ गया। n1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी एब्सॉर्ब को, यानी कि नंबर ऑफ क्वांटा एब्सॉर्ब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा इमिटेड आउट। अब ये क्वेश्चन में आप देख लीजिए क्या पूछा है, n1 बाई n2 या n2 बाई n1। ठीक है, वो रेशियो सीधा निकाल के आंसर नहीं, n1 रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटा जो कि एब्सॉर्ब हो रहे हैं, उसके लिए हमने n1 लिया। तो ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ क्वांटा एब्सॉर्ब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा इमिटेड आउट। और अगर क्वेश्चन में पूछा है कि कितने नंबर ऑफ क्वांटा इमिटेड आउट डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ क्वांटा एब्सॉर्ब, तो n2 बाई n1 हो जाएगा उसका रेशियो। क्लियर है, तो वो हमारे पास रेशियो आ जाएगा, यहां से सीधा सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है, मैं फिर बता रहा हूं, क्वेश्चन में पहले स्टार्ट करिए, क्वेश्चन में क्या क्या दिया उस इंफॉर्मेशन का यूज करके फाइनल स्टेज तक जाइए। सीधा यहाँ पे वैल्यूज नहीं रखनी किसी को। अभी यहाँ पे h रख देते, c रख देते, लैम्डा रखते और उसी को कैलकुलेट करते बैठेंगे आप E1 E2 के लिए। ठीक है, और फिर बाद में आपको रेशियो निकालना है तो कोई फायदा नहीं बचेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको, चलिए। सो यहां पे आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। आपकी बुकलेट में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कर लीजिए। किसी को डाउट है
तो डाउट आप पूछ ही रहे हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे पूछ रहे हैं, बाकी लोग तो कर ही नहीं रहे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्या, स्पेक्ट्रम, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एंड उसके बाद हम बात करेंगे बोर्स मॉडल। ठीक है, क्लियर सबको? फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था कि इस टेस्ट में लास्ट सैटरडे तक जितना हमने कंप्लीट किया था वहां तक आएगा, बट स्टिल लास्ट सैटरडे तक हमने काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन कंप्लीट किया था, उस पर क्वेश्चन नहीं किए थे। और मैं बोला था कि भले इक्वेशन कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो वहां तक जहां तक हमने काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन तक पढ़ा था, वहां तक के क्वेश्चन भी आएंगे, भले क्वेश्चन हम आज की क्लास में कर रहे हो या फिर कल की क्लास में हमने किया था लास्ट वाले। ठीक है, तो वहां तक के क्वेश्चन आएंगे सैटरडे तक हमने जितना भी पढ़ा था। क्लियर सबको? चलिए, थैंक यू।